लोअर लिम्ब प्रोस्थेटिक्स 2 चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 162 to 165। एक सक्सेसफुल बिलोनी प्रोस्थेसिस की फैब्रिकेशन और जो फिटिंग है वो किस पे डिपेंड करती है। एक प्रोस्थेटिक्स की जो स्किल है, जो बना रहा है, जिसने मेजरमेंट्स लिए हैं और आगे रेक्टिफिकेशन की है, जिस पे मॉडल बेस था, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मैकेनिकल स्किल्स की ज़रूरत है। तो एक प्रोफेशनलिस्ट जो है उसका नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग अबाउट एनाटमी, ह्यूमन लोकोमोशन, उसकी गेट और बायोमैकेनिक्स प्रिंसिपल जो हैं उसका बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, उसको अंडरस्टैंडिंग हो, उसके मुताबिक वो प्रेशर टॉलरेंट और प्रेशर सेंसिटिव एरियाज़ को डिस्ट्रीब्यूट करे, उन पर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तब जाके सक्सेसफुल फैब्रिकेशन और फिटिंग अच्छी होती है। तो बेसिक स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले स्टम्प को इवेलुएट किया जाता है, देन मेजरमेंट एंड मॉडलिंग, कास्ट होती है, रिमूवल ऑफ प्लास्टर, एडिशन ऑफ प्लास्टर एट्सेट्रा, देन सॉफ्ट इंसर्ट बनता है सॉकेट के अंदर, फिर उसकी लैमिनेशन होती है, ट्रिमिंग होती है, फिर अलाइनमेंट करते हैं, देन कोई बेल्ट वगैरह सस्पेंशन ऐड करते हैं और फिर उसकी स्टैटिक और डायनामिक अलाइनमेंट चेक करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज़ इवेलुएशन ऑफ द एम्पुटेशन स्टम्प। रियल इंस्पेक्शन करेंगे, पाल्पेशन हाथ लगा के देखेंगे, देन नोट कंडीशंस, एनी इफ़ देयर आर कट्स, नी जॉइंट को जो है उसको एग्जामिनेशन करेंगे, पाल्पेशन के थ्रू करेंगे, थाई मस्कुलेचर देखेंगे, बोनी स्पर्ट्स देखेंगे, इज़ देयर एनी अदर सेंसिटिव एरियाज़ और कोई स्वेलिंग तो नहीं है, वो सब कुछ चेक करेंगे। और इसके लिए कोई चीज़ हमें भूल ना जाए मेजरमेंट के दौरान, तो इसके लिए फॉर्म होता है। ये एक फॉर्म है बिलो नी प्रोस्थेटिक इन्फॉर्मेशन। इसमें नेम, डेट, हाइट, वेट, एज, जेंडर और एम्पुटेशन किस लेवल की है, राइट और लेफ़्ट, और प्रोस्थेटिस्ट का नेम और सारी मेजरमेंट्स, जो इम्पोर्टेंट मेजरमेंट्स जो लेनी है उनको भी मेंशन किया हुआ है और उनके क्या मेजरमेंट्स आई हैं वो लिखेंगे, ताकि एक चार्ट होगा तो कोई चीज़ उस टाइम भूलेगी नहीं और एक प्रॉपर मेथड के अकॉर्डिंग जो है वो रेक्टिफिकेशन और कास्टिंग वाले रूम में हमें ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। देन मेजरमेंट करनी है और फिर मॉडलिंग करनी है। मेजरमेंट्स में हम इसकी लेंथ, इसकी विड्थ जो है वो एम्पुटेशन साइड की भी लेंगे और साउंड साइड की भी लेंगे, क्योंकि हमने उसके मुताबिक उसकी लेंथ रखनी है टांग की, इसलिए साउंड साइड की भी लेंगे। और मोल्डिंग, फिर मोल्डिंग में जब ले जाएंगे तो फिर इसको मोल्ड करेंगे। प्लास्टर बैंडेज होगी पीओपी की, उसको कॉटन की पहले सॉक्स पहनाएंगे, उसके ऊपर फिर उससे कास्टिंग स्टार्ट कर देंगे, उसको रैपिंग स्टार्ट कर देंगे पीओपी बैंडेज को पानी में भिगो के, और फिर उसको रैपिंग स्टार्ट कर देंगे। और बाद में बोनी प्रोमिनेंसेस मार्क कर लेंगे, प्रेशर टॉलरेंट कौन से एरियाज़ हैं उनको मार्क कर लेंगे, प्रेशर सेंसिटिव एरियाज़ कौन से हैं उनको मार्क कर लेंगे, और कोई भी अनयूजुअल कंडीशन, कोई कर्ट्स है, डीमा है या कोई भी चीज़, उसको भी मार्क कर लेंगे। और जब प्लास्टर जो है वो हार्ड हो जाएगा तो फिर पटेला टेंडन को आउटलाइन करेंगे विद दिस थंब, कंप्रेस द पॉप्लिटियल एरिया एंड फिंगर, और पॉप्लिटियल एरिया को भी कंप्रेस करेंगे। और किस तरह करेंगे, ये नीचे फिगर बनी हुई है, किस तरह पॉप्लिटियल एरिया को कंप्रेस करना है फिंगर के साथ। यहाँ चार्ट है बिलोनी प्रोस्थेटिक मेजरमेंट के लिए, एग्जैक्ट साउंड साइड और एम्पुटेशन साइड दोनों की मेजरमेंट ली है और फुट की भी मेजरमेंट्स किस तरह लेनी है। तो एक चार्ट है हमारे पास जिसको हम फिल करेंगे ड्यूरिंग मेजरमेंट। उसके बाद थर्ड स्टेप है कास्ट मॉडिफिकेशन। व्हेन मोल्ड हार्डन, जेंटली पुल्ड ऑफ द स्टम्प एंड फिल्ड विद पीओपी टू फॉर्म कास्ट और मोल्ड ऑफ द स्टम्प। फिर उसमें हम, जब हमारे पास नेगेटिव मॉडल आ जाएगा, फिर उसके हम पीओपी जो है वो सोल्यूशन जो हमने लिक्विड बनाया होगा उसको फिल करेंगे। फिर हम इसमें आ जाएगा जहाँ जहाँ से हमने रिमूव करना है प्लास्टर को वो एरियाज़, और जहाँ पर ऐड करना है वहाँ पर रिलीफ देने के लिए वो सेंसिटिव एरियाज़ होंगे। तो रिमूव कहाँ से करना है? पटेला टेंडन से और मीडियल फ्लेयर ऑफ द टीपीएस से करना है। 1.3 सेंटीमीटर जो है वो पटेला टेंडन से रिमूव करेंगे और 1.6 सेंटीमीटर जो है मीडियल फ्लेयर ऑफ द टीपीएस से रिमूव करेंगे, क्योंकि प्रेशर टॉलरेंट एरियाज़ हैं, यहाँ पर प्रेशर बियर करवाना है, इसलिए हम यहाँ पर रिमूव करें ताकि एक्सेसिव लोड इन पर पड़े। और स्क्रैप्ड ऑल्सो अदर प्रेशर टॉलरेंट एरियाज़, और दूसरे भी जो टॉलरेंट एरियाज़ हैं उनको भी स्क्रैप करेंगे इसी तरह, ताकि रोटेशनल स्टेबिलिटी रहे बिटवीन द स्टम्प एंड द सॉकेट। और ये कौन से प्रेशर टॉलरेंट एरियाज़ हैं? जैसे कि फिब्यूला का शेफ्ट हो गया,
मीडियल टू द टिबियल क्रेस्ट वाला एरिया हो गया, लेटरल टू द टिबियल क्रेस्ट वाला एरिया हो गया, और पॉप्लिटियल स्पेस हो गई। एडिशन हम प्लास्टर की प्रेशर सेंसिटिव एरियाज़ में करवाएंगे, वो क्या है? हेड ऑफ फिब्यूला है, टिबियल ट्यूबरकल, टिबियल क्रेस्ट और टिबिया और फिब्यूला के जो कट एंड्स हैं, ये सारे जो हैं प्रेशर सेंसिटिव एरियाज़। तो यहाँ पर हमने बिल्डअप्स बनाने हैं, एडिशन ऑफ प्लास्टर करेंगे। एडिशनल बिल्डअप्स कहाँ पे बनाएंगे? पोस्टीरियर प्रॉक्सिमली, ताकि सफिशेंट रेडियस फ्लेयर हमारे पास अवेलेबल हो जाए। और शेप जो है वो हम किस तरह करेंगे? पोस्टीरियर सॉकेट ब्रिम की, टू प्रोटेक्ट द पॉप्लिटियल टिश्यू एंड हैमस्ट्रिंग टेंडन व्हेन द नीज फ्लेक्स, क्योंकि जब नी फ्लेक्स होती है तो इन वाले एरिया पे सॉकेट के किनारे झुक सकते हैं, इसलिए उसकी भी शेप को हमने अच्छा बनाना, ताकि वो जब नी फ्लेक्स करे या सिटिंग के दौरान कंफर्टेबल रहे। और फिर बाद में जब सारे एडिशन ऑफ प्लास्टर, रिमूवल ऑफ प्लास्टर जो भी है सारा प्रोसीजर हो जाएगा, फिर हम मॉडल को एंड में स्मूथ करते हैं। उसके बाद सॉकेट के अंदर बनाने वाला एक सॉफ्ट इंसर्ट बनता है। सॉफ्ट इंसर्ट फॉर्म डायरेक्टली ओवर द मॉडिफाइड मॉडल, उसके ऊपर बना लेंगे। पर्पस क्या है? ताकि कंफर्ट इंक्रीज़ हो और लार्ज जितना, क्योंकि सॉफ्ट इंसर्ट डायरेक्ट अटैच होगा स्किन के साथ, तो जितना एरिया ज़्यादा मिलेगा उतनी ज़्यादा फोर्सेस स्प्रेड होंगी, तो वेट एक जगह पे ही ज़्यादा नहीं पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इसके लिए मटेरियल जो यूज़ करते हैं वो है हॉर्स हाइड स्लीव। ये लेदर से ज़्यादा हार्ड होता है और विद ग्लूइंग नैरो स्ट्रिप ऑफ 0.3 सेंटीमीटर थिक एनर्जेटिक स्पॉन्ज रबड़ डाउन द लेंथ ऑफ द लेदर कवर्ड द मॉडल। और रबड़ भी यूज़ होता है। कौन सा रबड़ है? ये कैम्ब्लो रबड़ है। डिसएडवांटेजेस क्या है इस स्लीव के और इस रबड़ का बना हुआ जो इंसर्ट है उसके? डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ये डिटीरियोरेट्स हो जाता है ड्यू टू द एक्सेसिव प्रेस्पायरेशन, जल्दी ख़राब हो जाता है। और रिसेंटली हम यूज़ करते हैं पॉलीथाइलीन फोम। उसके ये एडवांटेजेस हैं कि ये ज़्यादा ड्यूरेबल रहता है, साफ़ सुथरा रहता है, बदबू नहीं आती है, और बनाने में भी मोल्डिंग के दौरान इसको फैब्रिकेट करना बहुत ईजी है। उसके बाद सॉकेट की लैमिनेशन और उसकी ट्रिमिंग आ जाती है। अब इसमें जो हमने करना है, पहले नायलॉन की स्टॉकिनेट चढ़ाएंगे, फिर डेक्रोन फेल्ट इम्प्रेगनेटेड विद पॉलिएस्टर रीजन, जो भी कलर हमने स्किन कलर से मैच करते हुए यूज़ करना है उसको हम लेंगे। प्रोसीजर क्या होगा? लैमिनेटेड डायरेक्टली ओवर द सॉफ्ट इंसर्ट एंड द मॉडिफाइड मॉडल, उसके ऊपर चढ़ा देंगे। जब रेजन सेट हो जाएगा, कलर सेट हो जाएगा, सॉकेट एंड इंसर्ट रिमूव फ्रॉम मॉडल एंड देन ट्रिमिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब वो सूख गया, कलर चढ़ गया। एंटीरियरली सॉकेट इज ट्रिम, कैसे ट्रिम करेंगे? जो एंटीरियर फ्रंट वाली साइड है वहाँ से सॉकेट को ट्रिम करेंगे। कहाँ तक लेके जाएंगे? मिड पटेलर लेवल तक, यानी कि पटेला का जो मिड है वहाँ तक हम एंटीरियर साइड से ट्रिम करेंगे। उसके बाद मीडियल साइड से और लेटरल साइड से कैसे ट्रिम करेंगे? ट्रिम लाइन राइजेज 1.3 सेंटीमीटर अबव द मिड पटेलर लेवल। जो मिडियल और लेटर दोनों साइड से हमने 1.3 सेंटीमीटर ऊपर रखना है मिड पटेलर लेवल से। पोस्टीरियर साइड से हमने कैसे रखना है कि सेंटर ऑफ द सॉकेट ब्रीम इज एट द लेवल ऑफ द 1.3 सेंटीमीटर अबव द मिड पॉइंट ऑफ द पटेलर टेंडन। और हम सिटिंग कंफर्ट के लिए क्या करेंगे? पोस्टीरियर ट्रिम लाइन को थोड़ा लोअर रखेंगे, पोस्टीरियर मीडियल और पोस्टीरियर प्रॉक्सिमल कॉर्नर्स, ताकि स्पेस रहे हैमस्ट्रिंग टेंडन के लिए, सॉकेट की वॉल टच ना हो हैमस्ट्रिंग। देन नेक्स्ट प्रोसीजर आ जाता है। उसके बाद अब अलाइनमेंट करनी है, तो सबसे पहले बेंच अलाइनमेंट होती है। बेंच अलाइनमेंट में हम प्लम लाइन का यूज़ कर सकते हैं। आजकल जो है लेटेस्ट वो लेज़र यूज़ होती है। जब सॉकेट कंप्लीट हो जाता है हम बिलो नी एडजस्टेबल शैंक लगाते हैं, ताकि इजी और रैपिड वेरिएशन हो सके ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द सॉकेट, फुट एंड शैक। अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि फुट और जो सॉकेट है उसकी अलाइनमेंट कैसी है, क्योंकि फुट के भी इधर उधर होने से, इनसेट आउटसेट होने की वजह से भी डिस्टर्ब हो सकती है अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रोसीजर क्या होगा इसका अलाइनमेंट चेक करने का? हम सॉकेट को 5 डिग्री फ्लेक्स रखेंगे और प्लम लाइन जो है वो प्लम लाइन को इस तरह लटका देंगे। कहाँ पर रखकर? सेंटर ऑफ द पोस्टीरियर ब्रिम। और यहाँ पे डायग्राम में देखें फिगर 5 में पोस्टीरियर ब्रिम पर लगाया है, प्लम लाइन को नीचे फॉल कर रहा है और अप्रॉक्सीमेटली 1.3 सेंटीमीटर लेटरल टू द सेंटर ऑफ द हील आ रहा है। ये तो इतना आना चाहिए, ये नॉर्मल है। ये फिगर 5 में आप देखिए। और अगर हम साइड से देखते हैं तो देखें प्लम लाइन फ्रॉम द एंटीरियर पोस्टीरियर सेंटर ऑफ द सॉकेट
विल फॉल स्लाइटली अहेड ऑफ द मिडियल साइड, यानी कि जो ब्रेस्ट ऑफ द हील ऑफ द शू है, मेटाटार्सल वाला रीजन जो है वहाँ पर है, प्लम लाइन फॉल कर रही है। अलाइनमेंट के बाद अब हम कोई सस्पेंशन देंगे, कोई बेल्ट वगैरह सहारा देने के लिए सॉकेट को। तो सस्पेंशन की क्या फंक्शन है, एक तो सिक्योर रिटेंशन देती है सॉकेट को ताकि ड्यूरिंग स्विंग फेस वो उतर ना जाए, गिर ना जाए, और कंफर्ट देती है पेशेंट को, उसका जो इनसिक्योरिटी लेवल है उसको कम करती है, साइकोलॉजिकल एड होती है, और वॉकिंग और सिटिंग दोनों में ही उसको कंफर्टेबल फील कराती है, क्योंकि उसके जहनी सुकून मिल जाता है कि मैंने सस्पेंशन पहनी है, उतर नहीं सकती है। और फिर कफ सस्पेंशन जो है पुट इमीडिएटली सुपीरियर टू द पेटेला एंड पोस्टीरियर टू द नी एक्सिस, दिस कॉज द कफ टू टाइटन विद द नी एक्सटेंशन एंड लूजेस विद द फ्लेक्शन। ये बहुत अच्छा है कफ सस्पेंशन, जो फ्लेक्शन के दौरान खुद ब खुद लूज़ हो जाता है और एक्सटेंशन के दौरान खुद टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से उसे कंफर्टेबल रहता है। विद दिस द गोल मेंशन अबव कैन बी अचीव्ड इजीली। और इस कफ सस्पेंशन की वजह से जो ऊपर बताए हैं कि सिक्योर रिटेंशन और इंश्योर पेशेंट कंफर्ट दोनों ही सिटिंग इन वॉकिंग कफ सस्पेंशन के थ्रू मिल जाएगी। ये सस्पेंशन दिखाइए कि कैसे सॉकेट को सहारा दिया हुआ है इसने, इस बेल्ट ने जो भी है, और उसको रिटेंशन भी है और कंफर्टेबल भी वो फील करेगा, और उससे गिरने का खतरा नहीं होगा कि सॉकेट कहीं निकल ना जाए। उसके बाद आती है स्टैटिक और डायनामिक अलाइनमेंट। अच्छा, सबसे पहले स्टैटिक अलाइनमेंट। हमारा स्टैटिक अलाइनमेंट क्या होगा, उसको खड़ा करके देखना है सिर्फ, अभी उसको वॉक करने के लिए नहीं कहना। और स्टैटिक अलाइनमेंट का पर्पस होता है ताकि हमें फिटिंग का पता लग जाए, कंफर्ट का पता लग जाए, पेशेंट को भी खड़ा ही हुआ है, और प्रोस्थेसिस की लेंथ का पता लग जाएगा, दोनों सेम है, दोनों टांगें सेम है आ रही हैं, प्रोस्थेसिस और साउंड लेग जो है उसके ऊपर सेम लेंथ है। और अलाइनमेंट रिलेशनशिप जो है फुट का सॉकेट के साथ, यानी कि एक लाइन में सीधी आ रहे हैं, जो भी पीछे जो नॉर्मल दिखाई गई है उस तरह फॉल कर रहे हैं, प्लम लाइन जो भी है। उसके बाद डायनेमिक अलाइनमेंट का पर्पस ये होता है ताकि हमें पता लग जाए कि नॉर्मल गेट की तरफ है, जो गेट है उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी, कोई पैथोलॉजिकल गेट तो नहीं डेवलप हो रही है, और एनर्जी कंजप्शन कितना हो रहा है, जल्दी फटीग तो नहीं हो रहा पेशेंट चलता हुआ, और किस स्पीड से चल रहा है, और सस्पेंशन की एडिक्वेसी भी पता लग जाएगी कि कहीं सस्पेंशन ऊपर नीचे तो नहीं हो रही, ज़्यादा टाइट तो नहीं होगी, किस तरह से बांधना है इस तरह, और पेशेंट की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, और जो देखने वाला प्रोस्थेटिस्ट है उसको भी अंदाज़ा हो जाएगा। Alignment and pressure distribution are interrelated and affect each other. Gait characteristics which are the goals of the alignment. आप गेट करेक्टरिस्टिक्स कैसी होनी चाहिए, पेशेंट मस्ट बी कंफर्टेबल वाइल वॉकिंग, जो वॉकिंग बेस है वो नैरो होनी चाहिए, कितनी 5 to 10 सेंटीमीटर बिटवीन दी हिल सेंटर्स होनी चाहिए, ये नॉर्मल है। और नी जो है वो फ्लेक्स करनी चाहिए 10 to 15 डिग्री, हिल स्ट्राइक के बाद नी को थोड़ा फ्लेक्स होना चाहिए 10 to 15 डिग्री। और जो फुट है वो प्लांटर फ्लेक्स करता हुआ है, लेकिन स्मूथली और रैपिडली टू फुल कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर, आराम से जो है वो स्मूथली प्लांटर फ्लेक्शन करता हुआ फुट को ज़मीन के साथ टच करेगा और फिर आगे फॉरवर्ड चलेगा। एज पेशेंट वॉक सॉकेट शुड नॉट गैप एट द लेटरल ब्रिम नॉर शुड प्रेशर बी इंक्रीज एट द मीडियल ब्रिम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मीडियल ब्रिम पे ज़्यादा प्रेशर पड़े, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लेटरल ब्रिम में गैप आ रहा हो, तो गैप नहीं आना चाहिए। और लेकिन गैप ना आए इसका मतलब ये नहीं कि हम टाइट बना दें, मीडियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उसकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रखें जो भी आपने लिए। नी शुड एक्सटेंड एज वेट ट्रांसफ़र ओवर द फुट एंड शुड फ्लेक्स अगेन बिफोर द पुश ऑफ लाइक नॉर्मल गेट। और स्विंग फेस जो है वो नेचुरल होना चाहिए, यानी कि ऐसा होना चाहिए जब वो पाँव उठाए तो इतनी स्पीड में, या फिर इस तरह नहीं कि एक पाँव से छोटा स्टेप ले रहा हो दूसरे पाँव से बड़ा स्टेप ले रहा हो, तो ऐसा नहीं हो, नेचुरल हो बिल्कुल। और पिस्टन एक्शन ना हो इन दोनों के दरमियान, ना कोई हवा ना भरे सॉकेट में, इतना कॉन्टैक्ट तो, इतना टोटल कॉन्टैक्ट तो होना चाहिए कि पिस्टन एक्शन डिवेलप ना, हवा ना भरे। और टो शुड नॉट स्कफ ऑन द फ्लोर ड्यूरिंग द स्विंग फेस, ऐसा नहीं होना चाहिए कि टो रगड़ खाता हुआ ज़मीन से लग के स्विंग फेस हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़मीन से पूरा पाँव उठना चाहिए स्विंग फेस के दौरान, और कोई पैथोलॉजिकल गेट भी ना हो रही हो हिप पे, नी पे, एक्सेसिव फ्लेक्शन ना हो रही हो नी पे, इस तरह ये चीज़ों का ध्यान रखना है स्विंग फेस में।
फिर रहता है अलाइनमेंट डुप्लीकेशन। ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है ताकि हमें पता लग जाए कि अलाइनमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। इसमें अलाइनमेंट डुप्लीकेशन जिग जो है ये एक जो अलाइनमेंट चेक करने के लिए डिवाइस है। इसमें क्लैंप्स लगे होते हैं और इसमें डिफरेंट कंपोनेंट जो हैं बिलोनी प्रोसेसेस के, वो सारे जो शैंक है, सॉकेट है, फुट है और जो रोड जो लगाई हुई है शैंक की जगह पर, वो सारी वो एडजस्टेबल शैंक जो भी लगाया हुआ है, ये सारे जो है अलाइनमेंट डुप्लीकेशन जिग में इनको क्लैंप्स के ज़रिए से लगा दिया जाएगा अलाइनमेंट चेक करने के लिए। के बाद होती है फाइनल लैमिनेशन, और इसमें जो है द कंप्लीटेड प्रोसेस शुड रिसेंबल द साउंड लाइक इन शेप एंड कलर एज मच एज पॉसिबल। जो रीज़न डाला था लैमिनेशन के दौरान, जब लैमिनेशन सेक्शन में फर्स्ट टाइम किया था तो हमने कलर मैच करके रीज़न सेट किया था। उसके बाद अब जो फाइनल लैमिनेशन है उसमें लाइट स्ट्रॉन्ग वाटर प्रूफ फिनिश कंसिस्ट ऑफ नाइलॉन स्टॉकिनेट इम्प्रेगनेटेड विद एप्रोप्रिएटली पिगमेंटेड पॉलिएस्टर रीजन इज देन लैमिनेटेड ओवर द प्रोसेसेस। अब जो पीटीबी प्रोसेसेस है, पेटेलर टेंडन बियरिंग प्रोसेसेस, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इट शुड बी हार्ड एयर कुशन सॉकेट्स, सुप्राकंडाइलर में भी मिलते हैं, सुप्राकंडाइलर सुप्रापेलर में भी, थाई कॉर्सेट जो एज अ सस्पेंशन यूज़ की जाती है। दे ऑल रिजेंबल विद द माइनर चेंजेस इन द फैब्रिकेशन प्रोसीजर। अब ये सारे हार्ड सॉकेट कैसे बनेगा, एयर कुशन सॉकेट कैसे बनेगा, सुप्राकंडाइलर, तो इन सब की फैब्रिकेशन के प्रोसीजर जो है वो एक दूसरे से ना थोड़े थोड़े डिफरेंट है, इसलिए इनको कैटेगरीज बना ली, इनकी टाइप्स बना ली हैं। पहले हम देखते हैं हार्ड और एयर कुशन सॉकेट। जो हार्ड और एयर कुशन सॉकेट होता है, नाइदर इसमें सॉफ्ट इंसर्ट नहीं होता टू डिस्ट्रीब्यूट द फोर्सेस एंड मेक डिफ़िकल्ट फॉर मॉडिफिकेशन। कास्ट मॉडिफिकेशन जो है वो कंजर्वेटिव हैं विद लेस प्लास्टर रिमूवल, और एयर कुशन डिज़ाइन रिक्वायर मल्टीपल लैमिनेशंस टू क्रिएट इलास्टिक इनर स्लीव एंड सील्ड एयर चैम्बर बिलो इट। देर आर नो इंडिकेशंस फॉर द दीज आर नॉट इंडिकेटेड फॉर द न्यू एम्पिटीज़। जो न्यू एम्पिटेशन हुई होती है उनके लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें हमने जो है वो एयर का थोड़ा चैम्बर रखना, तो इसमें ख़तरा ही रहेगा कि कहीं सॉकेट उतर ना जाए, तो न्यू एम्पिटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये एक डायग्राम है जिसमें दिखाया है हार्ड सॉकेट, और फिर दिखाया उसके अंदर वाली जगह पे लाइनर है, फिर सॉफ्ट टिश्यूज़ आती हैं और फिर बोन आती है। तो इस तरह प्रोसेसेस लगी हुई है इसको। फिर उसके बाद सुप्राकंडाइलर और सुप्राकंडाइलर सुप्रापेलर सस्पेंशन जो है वो कैसे लगी हुई है। सिंस द मीडियल एंड लेटरल वॉल ऑफ द वेरिएंट्स इनकम्पासेस द फीमोरल एपिकंडाइल, जाहिर है मीडियल लेटरल साइड से फीमोरल एपिकंडाइल्स जो हैं वो उनसे पास हो रही है सस्पेंशन, जो भी स्ट्रैप्स वगैरह हैं। तो मोल्ड और रैपिंग ऑफ द स्टम मस्ट कवर दीज एरियाज, इनको कवर करना बहुत ज़रूरी है एपिकंडाइल्स को। और ड्यूरिंग मोल्डिंग और मॉडिफिकेशन की कंटूरिंग भी करनी है एक्यूरेटली, ताकि सही तरह से प्रोसेसेस बने और जब सस्पेंशन की बारी है वो सही तरह से टिक जाए एक जगह। अच्छा, वो वाले पेशेंट जिनके नी लिगामेंट्स वीक हैं और उनका हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी है नी जॉइंट के साथ, तो उनका ब्रिम जो है प्रॉक्सिमल ब्रिम उसको हम थोड़ा हाई बनाएंगे। इससे क्या होगा, उसको मीडियल लेटरल स्टेबिलिटी रहेगी, एक जगह वो मीडियल लेटरल साइड से स्टेबल रहेगा, क्योंकि उसके लिगामेंट्स वीक हैं या फिर उसकी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं। तो इसीलिए सस्पेंशन अच्छी देने के लिए, एक सहारा देने के लिए ज़रूरी है कि मीडियल लेटरल स्टेबिलिटी वो इस तरह आएगी कि प्रॉक्सिमल ब्रिम थोड़े हाई रखेंगे। इस डायग्राम में जो सॉकेट दिखाया है उसमें देखें सील्ड एयर वॉल्यूम है, पॉलीएस्टर लैमिनेटेड कैप चढ़ाई थी, फिर इंटरनल इलास्टिक स्लीव चढ़ाई थी, और जंक्शन बिटवीन एक्सटर्नल इनर शेल एंड इंटरनल इलास्टिक स्लीव, और एक्सटर्नल रिजिड शेल जो पॉलीएस्टर का लैमिनेट किया हुआ है। तो ये एक प्रोसेस है सुप्राकंडाइलर सुप्रापेलर सस्पेंशन। फिर जो थाई पे हम सस्पेंशन देते हैं कॉर्सेट बेल्ट के ज़रिए, वो इसको हमने कैसे अटैच करना है, मीडियल बार के साथ साइड पे बार्स भी होंगी। ये थाई कॉर्सेट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि देखिए अब वो थाई पे है वो बिलोनी सॉकेट, लेकिन स्ट्रैपिंग जो है वो हमने थाई पर दी है। इससे मीडियल लेटरल स्टेबिलिटी रहेगी, सॉकेट स्टम्प पर टिका रहेगा, बॉडी वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और एक ही जगह पे ज़्यादा वेट नहीं पड़ेगा, वेट बियरिंग एरियाज़ हमें ज़्यादा मिल जाएंगे। और इसको पोजीशन करने के लिए लेटरल, मीडियल और पोस्टीरियर वॉल्स को हम थोड़ा लो रखेंगे,
देन विद द कफ सस्पेंशन से नीचे रखेंगे। और मैकेनिकल सिंगल एक्सिस जॉइंट एंड द एनाटॉमिकल पॉलीसेंट्रिक जॉइंट डू नॉट कोइंसाइड, देयरफॉर प्रोस्थेटिस्ट नीड टू लोकेट द मैकेनिकल जॉइंट एक्सिस, उसको अच्छी तरह लोकेट करके वहाँ पे जॉइंट बनाना पड़ेगा ताकि थाई कॉर्सेट को आसानी से सस्पेंड करवा सके इस प्रोसेस को। जस्ट लाइक इन दिस डायग्राम, सॉकेट को थाई कॉर्सेट लगाई हुई है, आप देख सकते हैं थाई पे कॉर्सेट लगाई हुई है, और इसे जूते के तस्मे बांधते हैं उस तरह से उसको बांधा हुआ है ताकि गुजारा हुआ है। और ये कितनी अच्छी सस्पेंशन है, बिल्कुल भी ख़तरा नहीं है कि सॉकेट कहीं गिर ना जाए उतर के। और देखें किस तरह इसको क्रॉस बनाकर सस्पेंड कराया हुआ है। मीडिएटर स्टेबिलिटी भी आप देख सकते हैं, साइड पे बार्स भी हैं। इससे क्या होगा कि जो वॉकिंग के दौरान डिस्कम्फर्ट था और पिस्टन एक्शन था वो नहीं है, अब सिटिंग के दौरान भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि मैकेनिकल एक्सेस हमने सही तरह, जो आर्टिफिशियल जॉइंट जो है वो लगाया हुआ है वो हमने सही तरह लोकेट किया हुआ है। दिस इज़ अचीव बाय प्लेसिंग द मैकेनिकल एक्सेस स्लाइटली अबव एवरेज एनाटॉमिकल एक्सेस, ड्राइंग द स्टम्प स्लाइटली आउट ऑफ द सॉकेट फॉर सिटिंग कम्फर्ट। और स्मॉल अमाउंट ऑफ पिस्टन एक्शन ड्यूरिंग वॉकिंग मस्ट बी एक्सेप्टेड, अगर थोड़ा सा पिस्टन एक्शन हो रहा है, थोड़ी सी हवा बढ़ती है सॉकेट के अंदर, अगर टोटल कॉन्टैक्ट नहीं है तो उसकी खैर है, लेकिन बहुत थोड़ा ज़्यादा पिस्टन एक्शन कोई भी प्रोसेस जो अच्छी बात नहीं है।